एडशाइन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, अगर हम आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद और पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध के पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो है भारत में धीरे धीरे जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के माध्यम से नियंत्रित करने के दौरान ही जो है धीरे धीरे जो है वो संवैधानिक विकास होता है, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, हमने 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट को देखा, हमने 1784 के बाद 1786 के अधिनियम को देखा, हमने 1786 के बाद जो है 1793 के एक्ट को देखा, 1813 के अधिनियम को देखा, हमने 1833 के अधिनियम को देखा, हमने 1853 के अधिनियम को देखा और हमने 1858 के अधिनियम को देखा। इतने एक्ट को हमने जो है वो 3 वीडियो के माध्यम से देखा है। आज हमारा संवैधानिक विकास पर जो है वो आज चौथा वीडियो है और यकीन मानिए ये संवैधानिक विकास का जो ये 5 से 6 वीडियो हमारा बनेगा और ये संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा। और इस संवैधानिक विकास से क्वेश्चन जो है न केवल राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं, अभी तो इतिहास हिस्ट्री में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे जो है सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1861 का अधिनियम, जिसे कि 1861 जो है का अधिनियम जो है उसको भारत का प्रथम परिषद अधिनियम कहा जाता है। जी हाँ, 1861 का जो अधिनियम है वो कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। 1861 का अधिनियम प्रथम भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम प्रथम भारत परिषद अधिनियम है। 1861 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है वो आता है कि विभागीय प्रणाली। जी हां, आज जो हम लोग गृह विभाग देखते हैं, जो हम लोग रक्षा विभाग देखते हैं, हम लोग वित्त विभाग देखते हैं, तो इस प्रकार की जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहा जाता है, तो इस प्रकार विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो किसके द्वारा हुई और किस एक्ट के तहत हुई? तो विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो इस समय जो लॉर्ड कैनिंग वायसराय होते हैं, लॉर्ड कैनिंग वायसराय के द्वारा प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि इस समय कैबिनेट व्यवस्था यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो भारत में स्थापित कर दिया गया। क्योंकि जैसे कि आप लोग आज भी देखते होंगे कि जब सरकार का गठन होता है, जैसे भारत सरकार में जो मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट जो होते हैं, उस मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट को मुख्य मुख्य विभाग जो है वो मिला हुआ होता है, जैसे कि रक्षा विभाग, रेलवे विभाग, उसके बाद आपका वित्त विभाग, गृह विभाग। ठीक है, इस प्रकार जो है अनेकों विभाग जो है वो मुख्य मुख्य मंत्रियों को आवंटित होता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली की शुरुआत पहला लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई, पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, तथा इसी समय जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है उसकी स्थापना जो है भारत में की गई। सबसे महत्वपूर्ण इसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम से यही लाइन बनता है। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बनता है, 1861 अधिनियम के तहत ही जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जिस प्रकार आपातकाल की स्थिति में वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार 1861 के अधिनियम के तहत ही जो है वो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि 6 महीने थी। आज भी अध्यादेश जो जारी किया जाता है संकट काल के दौरान, आपातकाल के दौरान, यह सत्र नहीं चल रहा होता है, तब अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो वह 6 महीने तक कानून के रूप में काम करता है। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे
पॉइंट है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रदान की गई, जिसकी अवधि जो है वो 6 माह थी। ठीक है। साथ ही साथ वायसराय को प्रांतीय परिषद, मतलब राज्यों में विधान परिषद हम कह सकते हैं, प्रांतीय परिषदों की स्थापना की शक्ति दी गई। तो कहां कहां? तो बंगाल में, पंजाब में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। उस समय मद्रास में विधान परिषद थे, उस समय मुंबई में विधान परिषद थे। तो वायसराय जो है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, साथ ही साथ विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। कहां कहां? बंगाल में, पंजाब में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। दूसरा, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम का, कि सबसे पहले विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक माना जाता है। जी हां, लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक माना जाता है। दूसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब, किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई वायसराय को? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, और इसकी अवधि कितनी थी? 6 माह। साथ ही साथ वायसराय को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। कहां कहां प्रांतीय विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई? तो बंगाल में दिया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में दिया गया, और पंजाब में जो है वो प्रांतीय विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही साथ 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो भारत के लिए एक बजट, ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के कानून निर्माण की शक्ति जो है उससे वापस ले ली जाती है, विधि निर्माण की शक्ति वापस ले ली जाती है। लेकिन 1833 के एक्ट के बाद हम देखते हैं कि पुनः मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का पुनः अधिकार 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत फिर से प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है। तो पुनः कानून बनाने की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास की सरकार और बंबई की सरकार को दे दिया जाता है। लेकिन जो कानून जो बनाया जाता है वो वैध तभी होगा जब वायसराय की स्वीकृति उसे प्रदान होगी। वायसराय की स्वीकृति जो है ना वो आवश्यक है, ठीक है, कानून के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा, वायसराय को बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। चौथा जो है वो कानून बनाने की शक्ति मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को फिर से दे दिया जाता है, बशर्ते वायसराय की जो है स्वीकृति आवश्यक हो उस कानून में। जब तक वायसराय की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वह कानून वैध नहीं माना जाएगा। अब जो हम चौथा और पांचवा पॉइंट देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण वह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी विस्तार किया जाता है, और क्योंकि कार्यकारिणी परिषद और वायसराय की जो विधान परिषद है, जो कार्यकारिणी परिषद है वायसराय की और जो केंद्रीय विधान परिषद है वो अभी मिली हुई है, उसका स्पष्ट विभाजन जो है वो अभी तक जो है व्यवहारिक रूप से जो है हमने नहीं देखा है। याद कीजिए 1833 के एक्ट में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, वो थे मैकाले। ठीक है। तो यहीं पर 1833 के बाद 53-58 को छोड़ देंगे हम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद का फिर से विस्तार किया जाता है और चौथे सदस्य की जगह पांचवा सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है, वो भी एक विधिवेत्ता थे। ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होता है। 33 में चौथा सदस्य मैकाले को बनाया गया था, अभी पांचवा सदस्य को सम्मिलित किया गया, वो भी विधिवेत्ता थे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अब सदस्य संख्या हो गई 5। वायसराय और उसका परिषद की संख्या 5। ठीक। अब विधान परिषद
याद कीजिए, जब 1833 के एक्ट को हमने पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि जब मैकाले चौथे विधि सदस्य के रूप में बनाए गए और जब विधि बनाने के लिए बैठा गया तो उन्होंने 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद में फिर की गई थी। 6 अतिरिक्त सदस्य, और साथ ही साथ वायसराय 2 असैनिक सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। तो टोटल वायसराय को छोड़कर हमने देखा था कार्यकारिणी प्लस विधान परिषद की संख्या हो जाती है 12। ठीक, अब यहां पर उतना जटिल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, बस, वो भी विधिवेत्ता था। फिर उसी तरह कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया तो विधान परिषद का विस्तार किया जाएगा। वही लिखा हुआ है, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद, इसको हम लोग बोल सकते हैं विधान परिषद। यहां विधान परिषद स्पष्ट अलग नहीं है, लेकिन यह होगा विधान परिषद। तो कानून बनाने के लिए वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद जो है, कानून बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा इसका भी विस्तार किया गया। 33 के एक्ट में 6 अतिरिक्त सदस्य थे, अभी न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति द्वारा इसका विस्तार किया गया, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष था। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी में 1 सदस्य का विस्तार किया गया, 5वां सदस्य जो विधिवेत्ता था। ठीक, कानून बनाने के लिए अब जो है वायसराय की कार्यकारिणी बोलिए या विधान परिषद बोलिए, विधान परिषद में न्यूनतम 6 जो कि पहले से ही था 1833 के एक्ट में, अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसको कौन नियुक्त करता? इसको वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाना था, नॉमिनेटेड था वायसराय द्वारा। न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य, कार्यकाल 2 वर्ष का था इसका काम केवल कानून बनाना था, इसलिए इसको हम विधान परिषद की संज्ञा दे सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं, कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद या विधान परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति द्वारा इसका विस्तार किया गया। मतलब कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ, विधान परिषद का विस्तार हुआ 61 के अधिनियम के तहत। कार्यकाल 2 वर्ष था, मनोनीत होते थे वायसराय से। इसमें अगर 12 सदस्य होंगे तो आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। ठीक है, आधे सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। तो और अगर 6 सदस्य होते हैं यानी आधे 3 जो है गैर सरकारी होंगे। अब गैर सरकारी जो सदस्य थे उसको वायसराय जो है कुछ इसमें पहली बार जो है कानून बनाने के लिए भारतीयों को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि कानून बनाने के लिए पहली बार किस अधिनियम के तहत भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को सम्मिलित किया गया। ठीक है, नोट, कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया कानून बनाने के लिए। अतः कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य मैकाले थे और 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद के रूप में की गई थी। इसलिए सबसे पहले कार्यपालिका और विधायिका का पृथकीकरण 1833 के एक्ट में ही हम लोग देखते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं तो विधायिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण किया गया, लेकिन स्पष्ट विधान परिषद की अभी छवि जो है निकल कर नहीं आई है। ठीक है, हम फिर कहते हैं कि कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई 61 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, पहला इंपॉर्टेंट। फिर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। दूसरा,
वायसराय को बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई और जो है बंबई और मद्रास को जो है प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने का पुनः अधिकार दिया गया, लेकिन इसकी स्वीकृति वायसराय द्वारा होनी आवश्यक थी, तभी कानून वैध होता। चौथा, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 33 में चौथा सदस्य थे, अभी पांचवा सदस्य को सम्मिलित किया गया और विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो 33 में 6 थे, अभी 6 से लेकर 12 तक अधिकतम हो सकते थे, जिसमें आधे सदस्य जो थे वो गैर सरकारी थे। ठीक है, इन गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ भारतीयों को मनोनीत किया गया। ठीक है, कुछ भारतीयों को मनोनीत किया गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में अंग्रेजों के अलावा भारतीयों को वैधानिक रूप से सम्मिलित किया गया किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम के तहत सम्मिलित किया गया। ठीक है, बस इतना ही भारत परिषद अधिनियम था। उसके बाद हमारा आता है 1873 का अधिनियम और 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1873 के अधिनियम में कुछ नहीं है, इसमें बस यही कहा गया है कि 1873 के अधिनियम में उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी जो है वो जो है भंग किया जा सकता है। और इसी 1873 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो भंग कर दिया गया। भंग जो किया गया 1 जनवरी जो है वो 1884 को भंग कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया 1884 में। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक है, 1873 के अधिनियम के तहत। फिर 1876 का शाही उपाधि अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रदेश का साम्राज्य घोषित किया गया। फिर कहते हैं कि 1876 के एक्ट के तहत जो है वो अप्रैल 1876 में, या एग्जैक्ट डेट 26 अप्रैल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 26 अप्रैल 1876 को जो है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जो है वो भारत का साम्राज्य जो है विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य जो है वो घोषित किया जाता है। ठीक है, घोषित किया गया 1876 का शाही अधिनियम से। ठीक, अभी तक वो 1861 के अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य थे। फिर छठे सदस्य की नियुक्ति 1876 में वायसराय की कार्यकारिणी में की जाती है और लोक निर्माण विभाग जो है लोक निर्माण विभाग, पब्लिक जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग का कार्य जो है उसको सौंपा जाता है। यानी एक अलग विभाग का जो निर्माण हुआ वो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रदेश का साम्राज्य घोषित किया गया। साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई और उसे नया विभाग सौंपा गया, लोक निर्माण विभाग सौंपा गया 1876। फटाफट जो है इसको जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक 1892 का भारत परिषद अधिनियम आपका बचा है। चलिए, उम्मीद है सबों ने ले लिया होगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, हमने 1861 के अधिनियम को देखा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है।
हमने 1873 के अधिनियम को देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, 1884 में कर दिया गया। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया साम्राज्य घोषित हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में मात्र 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको, यही किस समय जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो हमारा विधान मंडल जो है, जो विधान परिषद की जो शुरुआत जो 1833 के एक्ट से विधान परिषद की धुंधली शुरुआत होती है, तो वही विधान मंडल जो है, या विधान आप परिषद बोलिए या विधान मंडल बोलिए, तो उसी विधान मंडल जो है उसमें जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, और वो चुनाव करेंगे कौन? वो चुनाव करते हैं आपको जाकर कुछ प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य, कुछ प्रांतों जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, पंजाब, ये सब प्रांतों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता यानी बंगाल के वाणिज्य मंडल के सदस्य इनको निर्वाचित करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए कहा गया। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 के अधिनियम। भारत में कब जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। भारत में कब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? वो भी यही 1892 का भारत परिषद अधिनियम में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, इससे जो चुने जाते हैं उसको संज्ञा दी गई थी नॉमिनेटेड, उनको नॉमिनेट कर दिया गया, दूसरे के द्वारा चुन लिया गया। अब इसमें जो है जो विधान मंडल है, केंद्रीय विधान मंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य थे। केंद्रीय विधान मंडल में अधिकारियों को चुना जाना था, सरकारी सदस्यों को, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। गैर सरकारी सदस्य तो मनोनीत हुए थे उस समय भी। आपका 1861 में बनारस के राजा वायसराय मनोनीत किए थे, पटियाला के राजा उसके दिनकर राव को। अभी 5 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होने थे वायसराय से, और निर्वाचित होने थे प्रांतीय विधान परिषदों से, निर्वाचित होने थे केंद्रीय विधानमंडल के अधिकारी। अभी यहां पर हमने देखा था कि 1861 के अधिनियम में कि विधान परिषद जो है वायसराय की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य के अतिरिक्त जो विधान परिषद है उसमें न्यूनतम 6 या अधिकतम 12 सदस्य होंगे। यहां पर सदस्य कुछ बढ़ जाते हैं, लगभग 16 जो है वो सदस्य रहते हैं। इसकी स्पष्ट जो है पुस्तक में नहीं लिखा गया है, इसलिए इस पर हमको गौर नहीं करना है। हमको गौर केवल करना है कि इस समय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और विधान मंडल में जो अधिकारी थे उनका चुनाव प्रांतीय विधान परिषद द्वारा किया जाना था, और जो गैर सरकारी सदस्य थे वो तो वायसराय मनोनीत करते। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब जो बजट था, जो बजट जो विधान परिषद में आता था, तो उस पर बजट पर वाद विवाद करने, बहस करने का अधिकार विधानमंडल के इन सदस्यों को दिया गया। तो विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने, और जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, जो 6 कार्यकारिणी बन गई थी, अभी 1876 के तहत 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग मिला था, तो वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इन विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतदान करने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था, वो आगे के अधिनियम में हम देखेंगे। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम का 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, और विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। किससे प्रश्न पूछने? तो कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार। बजट मतलब आय व्यय, राजस्व जो आता है और व्यय। तो राजस्व और व्यय यानी बजट पर बहस करने, अपना विचार रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया।
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 1861 के प्रथम भारत परिषद अधिनियम, 1873 के अधिनियम, 1876 के अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम को न केवल समझे होंगे अपितु 70 से 80% जो है वो मेरे लेक्चर के द्वारा ही आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।